हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। एज यू ऑल नो कि हमने आरटीआई एक्ट की सीरीज स्टार्ट करी है। आज करेंगे हम पार्ट 2। तो इससे पहले कि आज का टॉपिक शुरू करें, आप सब बहुत अच्छे से जानते हो कि इस एक्ट के नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर नोट्स चाहिए ना, स्क्रीन पे आपको जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप वहां मैसेज करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 4 के बारे में। जो सब सेक्शन 1 है ना, ये कहता है कि चाहे कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है या कोई भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जब ये एक्ट लागू हो गया ना, तो एक्ट लागू होने के 100 कितने फ्रेंड्स 100 डेज 100 दिन के अंदर अंदर विद इन 100 डेज इन्हें किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा। किसे अपॉइंट करना पड़ेगा? या तो ये अपॉइंट करेंगे सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को या फिर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। मुझे जल्दी से बताइए, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो इस एक्ट के लागू होने के कितने दिन के विद इन अपॉइंट करेगी ऑफिसर्स को? जल्दी बताइए। यस, 100 डेज के विद इन। कौन से ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी बताइए? नंबर 1, यस, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, या फिर नंबर 2, यस, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्लियर? लेकिन क्यों इनको क्यों अपॉइंट करे रहा है? मतलब बंदा कोई भी जो पब्लिक अथॉरिटी वाला है या जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो इन ऑफिसर्स को अपॉइंट क्यों कर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, अगर आपको आरटीआई अप्लाई करना है, मतलब आप एप्लीकेशन दे रहे हो, वो एप्लीकेशन रिसीव करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको कोई प्रोवाइड करने वाला भी तो होना चाहिए। तो वो कौन है? वो यही ऑफिसर्स हैं। तो सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया कि अगर किसी बंदे को, कोई भी भारतीय नागरिक है, उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आरटीआई अप्लाई करता है, तो ये वो ऑफिसर्स हैं जो उसकी एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, और यही वो ऑफिसर्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो सबको सबसेक्शन 1 क्लियर? हम बात करेंगे इसके सबसेक्शन 2 के बारे में। सबसेक्शन 2 में ना फ्रेंड्स अब बात करी गई है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, मतलब कि सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, अब असिस्टेंट वाले की बात हो गई। ये पॉइंट समझने के लिए ना जरा इमेजिन करना, खुद को समझिए, आप सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं एंड मैं सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हूँ। अब ना ऐसा सोच के चलना कि ये कौन है? ये पिंकू है। फ्रेंड्स, कौन है ये पिंकू है। ये पिंकू ना आपको सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन देता है, आरटीआई की एप्लीकेशन दे रहा है आपको। आपने इससे एप्लीकेशन रिसीव कर ली। आपने क्या करा? एप्लीकेशन रिसीव करके इसको 30 डेज के विद इन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। कितने डेज के विद इन? मान लो 30 डेज के विद इन आपने इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अब अगर अब हम सेकंड सबसेक्शन के अकॉर्डिंगली समझ रहे पॉइंट। ये जो पिंकू है, ये मैं कौन हूँ? मैं असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हूँ। अगर यही एप्लीकेशन ये आपको नहीं, ये मुझे देता, मैं इससे एप्लीकेशन रिसीव करती, तो आपको क्या लगता? जैसे आपने इसको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दे दी थी, क्या मैं भी इससे एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद इसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इसको डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकती हूँ? आपको क्या लगता है? से यस और नो? नो, मैं नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी इंफॉर्मेशन। मेरे पास असिस्टेंट होने के नाते इतना हक है कि मैं इसके अपीयरेंस रिसीव कर सकती हूँ, मैं इसकी एप्लीकेशन रिसीव कर सकती हूँ, बट मैं इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर पिंकू एक असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन देता है तो इंफॉर्मेशन फिर इसे कहाँ से मिलेगी? अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ पता क्या होगा? इसने मुझे एप्लीकेशन दी, मैंने इससे एप्लीकेशन रिसीव कर ली, वो एप्लीकेशन मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, आप वो इंफॉर्मेशन अब इसको प्रोवाइड करोगे। तो क्या समझे आप लोग? अगर पिंकू एप्लीकेशन सीपीआईओ, मैं शॉर्टकट बोल रही थी, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या एसपीआईओ को देता है, तो इसने आपको एप्लीकेशन दी, आपने डायरेक्टली इसको इंफॉर्मेशन दी, इधर डायरेक्टली हो गया काम।
लेकिन अगर ये किसी असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन को देगा तो इधर से इधर, इधर से फिर इधर फॉरवर्ड होगी, फिर जाके घूम के इसके पास इंफॉर्मेशन आएगी। ये पॉइंट समझे? अब मुझे बताना, मैंने आपको क्या बोला कि जब इसने आपको एप्लीकेशन दी थी तो आपने 30 डेज के विद इन इसको इंफॉर्मेशन दे दी थी। लेकिन जरा सोचिए, अगर जो इंफॉर्मेशन है इसके पास ऐसे घूम कर आ रही है, मुझे एप्लीकेशन दे रहा है, फिर मैं वो आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ, फिर आपसे घूम फिर के इसके पास इंफॉर्मेशन जा रही है, तो यार यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिन तो लगेंगे ना, बताइए। यस, तो यहाँ पर अब इसको इंफॉर्मेशन 30 डेज के बजाय और 5 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दो, 35 डेज के बाद मिलेगी। समझ गए ये बात आप लोग कि अगर ऐसे एप्लीकेशन दी गई है, ऐसे इंफॉर्मेशन मिल गई है तो 30 डेज जितने मतलब नॉर्मल दिन लगते हैं, ठीक है। अगर ऐसे 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 इंफॉर्मेशन घूमकर मिली है तो एक्स्ट्रा दिन ऐड हो जाएंगे, फिर वो एक्स्ट्रा दिन ऐड होने के बाद इसको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये पॉइंट सभी समझ गए? ठीक है, अब हम सब सेक्शन 3 की बात करते हैं। सब सेक्शन 3 यहाँ पे आपको बोलता है, ओ CPIO या फिर SPIO, आप लोगों ने पिंकू से एप्लीकेशन ली तो सिर्फ रिसीव करके बैठने का नहीं है काम आपका। उसने जो भी रिक्वेस्ट करी है, जो भी इंफॉर्मेशन मांगी है, उस पर एक्शन लीजिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए एंड उसकी हेल्प भी करिए। हेल्प इन द सेंस, मान लीजिए पिंकू को लिखना नहीं आ रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे लिखूं, क्या लिखूं कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब उसने आपको बोल के बता दिया पर वो लिख नहीं पा रहा, तो आप उसकी जगह एप्लीकेशन लिख दीजिए, उसके लिखने में हेल्प कर दीजिए। तो अगर किसी एप्लीकेंट को प्रॉब्लम आ रही है कहते कहीं पर भी, तो उसकी हेल्प करना भी आपका फर्ज बनता है। सबसेक्शन 3 क्लियर? बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। फिर एनी अदर ऑफिसर की भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। मतलब इसका मान करके चलिए, ये जो पिंकू है कहता मुझे ग्राम पंचायत ने पिछले 3 सालों में जो रोड बनाने पे खर्चा किया है, मुझे वो खर्चा कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, सब पता करना है, मुझे बताइए। अब आपके पास एप्लीकेशन आई है, नो डाउट आपको इसको इंफॉर्मेशन देनी है। अब आप सोच में पड़ गए, यार इंफॉर्मेशन तो खुद हमारे पास नहीं है पूरी, तो हम इसको कैसे बताएं। अब यहाँ पे आप अपने डिपार्टमेंट के अदर ऑफिसर्स से हेल्प ले सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो भी मतलब ये रोड की इंफॉर्मेशन के रिलेटेड बिल्स हैं या वाउचर्स हैं, वो आपके डिपार्टमेंट के अकाउंट क्लर्क के पास है, तो आप उससे वो कह सकते हो कि वो भी जो भी वो बिल वाउचर्स है हमें दे दो, ठीक है। या आपको लगता है कि उसके रोड के मेजरमेंट के रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो जूनियर इंजीनियर के पास पड़े हैं, तो आप उसको बोल सकते हो कि ये सारे रिकॉर्ड हमको जरा भेजना। तो इस तरह से आप अपने डिपार्टमेंट के अदर ऑफिसर्स से रिकॉर्ड्स इकट्ठे करके, ठीक है, फिर आप इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो, समझ गए। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट सबसेक्शन की। जैसा कि मैंने आपको सबसेक्शन 4 में बताया कि आप अपने ही डिपार्टमेंट के अदर ऑफिसर से हेल्प ले सकते हैं। हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली आपको क्या था, अपने अकाउंट क्लर्क से आप बिल वाउचर्स वगैरह मांग रहे थे, जूनियर इंजीनियर से आप मेजरमेंट के सारा रिकॉर्ड मांग रहे थे। सोचो फ्रेंड्स, अगर वो आपको मना कर दे या वो आपको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, गलत रिकॉर्ड्स दिखा दे, तो क्या ये सही है? नो। यहाँ पर सबसेक्शन 5 यही कहता है कि लीगली अगर आप किसी से भी अपने डिपार्टमेंट के और बंदों से इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, रिकॉर्ड्स मांग रहे हो, तो वो उनका फर्ज बन जाता है आपको वो रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करने का। एक तो रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करने का और साथ ही साथ सही रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करने का। मतलब अगर आपने वो जूनियर इंजीनियर को बोला ना कि मुझे रिकॉर्ड दे, तो वो मना नहीं कर सकता। अगर आपने अकाउंट क्लर्क को बोला ना कि मुझे बिल एंड वाउचर्स दे, तो वो गलत बिल नहीं दे सकता। समझ गए? सो आई होप आपको सेक्शन 4 अच्छे से क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 6। फ्रेंड्स, सेक्शन 6 में ना हम सबसे पहले सबसेक्शन 1 की बात करते हैं। इसमें भी इमेजिन करिए एक पिंकू है। पिंकू कहते एप्लीकेशन देना चाहता है आरटीआई के लिए, तो आपको क्या लगता है कि एप्लीकेशन का जो मोड है वो क्या होगा, रिटन होगा या इलेक्ट्रॉनिक होगा? तो ये सेक्शन बताता है कि पिंकू रिटन एप्लीकेशन भी दे सकता है, अगर पिंकू चाहे
तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए भी अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब तब समझते हो ना, ऑनलाइन ईमेल वगैरह के जरिए। लेकिन नेक्स्ट बात आती है कि पिंकू किस लैंग्वेज में लिखेगा। पिंकू इंग्लिश में भी लिख सकता है, हिंदी में भी लिख सकता है। अगर ये दोनों में से कोई लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती है तो उसके एरिया की जो भी लोकल लैंग्वेज है वो उसमें भी लिख सकता है। नेक्स्ट बात आती है कि पिंकू एप्लीकेशन के साथ साथ जो भी प्रिस्क्राइब्ड आरटीआई की फीस है साथ में वो भी देगा। अब आप लोग मुझे बताओगे, अब ये पूरा टॉपिक आप समझाओगे मुझे। चलो जल्दी से बताओ, पिंकू के पास कौन से दो मोड है, जरिए है एप्लीकेशन देने के। नंबर 1 यस रिटर्न, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। पिंकू कौन सी लैंग्वेज में लिख सकता है, इंग्लिश, हिंदी या फिर लोकल लैंग्वेज में। पिंकू एप्लीकेशन के साथ और क्या देता है, यस वो प्रिस्क्राइब्ड फीस देता है। ठीक है, अब मुझे बताइए ये जो एप्लीकेशन पिंकू ने मान लीजिए हिंदी में लिखी है, कि एप्लीकेशन पिंकू देगा किसको, जल्दी बता दीजिए। नंबर 1 यस सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, और किसको, यस स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, और किसको वो ये एप्लीकेशन दे सकता है, यस असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को भी, क्योंकि आप जानते हो कि असिस्टेंट वाला एप्लीकेशन रिसीव तो कर ही सकता है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, ये जो भी सीपीआई होते हैं या एसपीआईओ है, चाहे वो असिस्टेंट वाला है, ये ना फ्रेंड्स जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके ही कंसर्न्ड सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या एसपीआईओ को दिए जाते हैं। मेरा ये पॉइंट शायद आप नहीं समझे हो। अगर मान लो मुझे एडुकेशन के डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन जाननी है तो एडुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी कंसर्न्ड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होंगे ना उनको एप्लीकेशन दूंगी। समझे ये बात। अगर मुझे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो एमसी डिपार्टमेंट के जो कंसर्न सीपीआईओ या एसपीआई होंगे मैं उनको एप्लीकेशन दूंगी। समझे ये पॉइंट आप अच्छे से, गुड। चलो आप मुझे आप आगे बताओ, पिंकू इस एप्लीकेशन में लिखेगा क्या, जो उसने सीपीआई वगैरह को ये एप्लीकेशन दी है हिंदी में जो उसने लिखी है, इसमें लिखा क्या है उसने, इसमें वो ये लिखेगा जिस चीज के रिगार्डिंग वो इंफॉर्मेशन चाहता है ना उसके बारे में वो लिखेगा। क्लियर। अच्छा, प्रोविजो बोलता है अगर पिंकू को लिखना ही नहीं आता है, उसे किसी भी लैंग्वेज में लिखना नहीं आता है, अब यस अब यहाँ पर जो भी सीपीआईओ है या एसपीआईओ है उनकी क्या जिम्मेवारी बनती है कि वो पिंकू की हेल्प करेंगे, वो उसकी ओरल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए खुद उसकी हेल्प करेंगे एप्लीकेशन लिखने में। ये पॉइंट सभी को क्लियर, तो सबसेक्शन 1 समझ में आ गया ना, गेट। अब हम बात करेंगे इसके सबसेक्शन 2 के बारे में। यार मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कोई भी ऐप है, कोई भी शॉपिंग ऐप है, वहां से कुछ भी खरीदना है, आपको यार अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है ना, ये हमारा नेम है, ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। लेकिन क्या आप जानते हो अगर आपको आरटीआई के लिए अप्लाई करना है तो वहां अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यस, इसका सेकंड सबसेक्शन यही कहता है नो पर्सनल इंफॉर्मेशन। मतलब अगर पिंकू है उसको उसने आरटीआई के लिए एप्लीकेशन दी है ना तो पिंकू को ये बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, उसे कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, किस गली से आए हो, किस गली को जाओगे, ठीक है, तुम्हें ये इंफॉर्मेशन भी क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कोई कुछ नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। सबसेक्शन 2 क्लियर। चलो अब सबसेक्शन 3 की बात करते हैं। सबसेक्शन 3 ना ट्रांसफर के रिलेटेड बात करता है। मतलब अगर मान ली इसमें ना एक्चुअली फ्रेंड्स 2 तरह की बात बन जाती है। पहला तो जो इंफॉर्मेशन है वो है ही किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पास, तो आपने क्या करा, उसको एप्लीकेशन को दूसरे डिपार्टमेंट के पास ट्रांसफर कर दिया। या फिर जो मेन कंसर्न्ड सब्जेक्ट है, जिस टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, वो टॉपिक ही डिपार्टमेंट के रिलेटेड है नहीं, वो बिल्कुल ही किसी दूसरे डिपार्टमेंट के रिलेटेड है, इसीलिए ट्रांसफर कर रहे हैं। एग्जाम्पल सुनिए, मान लीजिए मुझे ना एडुकेशन के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और मैं ना आपके पास आ गई, आप हो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले, और मैं आपके पास आके इंफॉर्मेशन के लिए अप्लाई कर दिया मैंने,
आप देखोगे ये क्या कर रही है लड़की, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में जाने के बजाय इधर की तरफ घुस रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंट में। तो यहाँ आप क्या करोगे, ट्रांसफर कर दोगे उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि सब्जेक्टिव बिल्कुल अलग था। समझ गए। और आप साथ में यहाँ पे मुझे भी बताओगे कि हमने वो ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट को कर दिया, क्योंकि वो जो आपकी जो बात थी वो उधर उससे रिलेटेड है, हमसे रिलेटेड नहीं है। समझ गए। या मान लीजिए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो आपके डिपार्टमेंट के पास नहीं है, वो दूसरे डिपार्टमेंट के पास थी, तो आपने ट्रांसफर कर दी। तो मेन बात तो ये है ना कि जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपके डिपार्टमेंट के पास नहीं थी, तो आपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया। ठीक। तो और मुझे भी बता दोगे कि भाई उधर जाइए। समझ गए ये पॉइंट। तो इसी के साथ ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 7। फ्रेंड्स, जो सेक्शन 7 है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझेगा। एक और बात, ये ना जो सीरीज में बिल्कुल जल्दबाजी में निकलवाऊंगी, मैंने पार्ट 1 में भी सेक्शन 1, 3 एंड 4 ही करवाए थे, आज भी 5, 6 एंड 7 ही करेंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, एक ही वीडियो में मैं 10-10 सेक्शन एक साथ करवा के आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। 3, 4, 5 करके धीरे धीरे करके ही हम ये सारे सेक्शंस अच्छे से समझेंगे, सो डैट आपको एक वीडियो जब आप देख लो तो जब वीडियो खत्म हो तो पूरा टॉपिक आपके दिमाग के अंदर हो पूरा। ठीक है, इसलिए आराम आराम से करेंगे, कंफ्यूज मत होना। अब सेक्शन 7 को समझो। सेक्शन 7 में ना फ्रेंड्स ऐसा है, सबसे पहले तो यहाँ पर कहते, देखो आप जानते हो कि मैंने आपको बताया था इन तो मिलते जुलते सेक्शंस हैं, इसलिए मैं यहाँ पर मैंने ये डिसाइड करा कि मैं एक ही वीडियो में, जैसे मैं पहले करती थी कि एक ही वीडियो में 10-10 सेक्शंस हैं, वो मैं ऐसा नहीं करूँगी इस वीडियो में। इस वीडियो में मेरे को लगता है अगर 3 सेक्शंस ही करवाने हैं ना फिर तो मैं 3 ही करवाऊंगी, जहाँ मुझे लगेगा कि 5 या उससे ज़्यादा सेक्शंस कवर कर सकते हैं वहाँ करवाऊंगी, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन में मत पड़ जाओ। क्योंकि उसका क्या फायदा मैं 10 सेक्शन करवा दूँ, आपको समझ में कोई भी ना आए, है ना। उससे बेटर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके करो, पर समझ में मेन बात आनी चाहिए और याद भी रहनी चाहिए। इसीलिए चलो अब समझते हैं हम लोग सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 में मुझे एक बात बताइए, अभी हमने पहले क्या समझा था सेक्शन 5 में, कि अगर CPIO या SPIO को एप्लीकेशन रिसीव हुई है, जब मैंने बात करी थी ना कि पिंकू ने आपको एप्लीकेशन दी है, तो आपने मुझे बताओ कितने डेज के विदिन उसको इन्फॉर्मेशन दी थी। यस, 30 डेज के विदिन। तो यहाँ पर सबसेक्शन 1 भी यही कहता है कि अगर आपको एप्लीकेशन रिसीव होती है तब आपको 30 डेज के विदिन इंफॉर्मेशन देनी होती है। अगर आप मान लीजिए रिजेक्ट करना चाहते हो, आपको लगता है कि इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते हैं, तो कहते सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 के तहत आपको प्रॉपर रीजन देकर बताना पड़ेगा कि क्यों आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन आप पिंकू को नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। तो क्या समझे, या तो CPIO या SPIO 30 डेज के विदिन इंफॉर्मेशन देगा, या फिर अगर रिजेक्ट करना है तो उसको रीजन देना पड़ेगा रिजेक्शन का। इतना क्लियर। मतलब कि अगर मान लीजिए पिंकू ने 1 जून को एप्लीकेशन दी है, तो कितने तारीख को आप लोग उसको इंफॉर्मेशन दोगे। यस, 30 जून तक। क्लियर। अब वही बात APIO की, अब असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मैं बनी थी, मैं एप्लीकेशन रिसीव कर सकती थी, ये आप जानते हो। अगर मेरे जरिए जो एप्लीकेशन है वो आपके पास फॉरवर्ड होके पिंकू को मिल रही है, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा डेज ऐड हो जाएंगे ये 30 डेज में, और कितने दिन ऐड हो जाएंगे। यस, 5 डेज ऐड हो जाएंगे। ये भी पॉइंट आपको क्लियर था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है, यहाँ पर एक प्रूफ, अगर मान लीजिए किसी की लाइफ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जाननी है या किसी की लिबर्टी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जाननी है, वहां पर 48 आवर्स, कितना फ्रेंड्स, 48 आवर्स के अंदर इंफॉर्मेशन देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पिंकू जेल में है, चलो आज पिंकू को जेल में पहुंचा दो। मान लीजिए पिंकू जेल में है और वहां पर उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था। अब जो पिंकू है उसकी फैमिली जानना चाह रही है कि उसका क्या हाल है, उसका क्या हालत है, वो ठीक है कि नहीं है, उसको क्या हुआ है, वो जानना चाह रही है। अब ये एक तरह से किसी की लाइफ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना हो गया, है ना। तो यहाँ पर बताओ कितने टाइम के अंदर अंदर उसकी फैमिली को इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यस, 48 आवर्स के रिलेटेड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अगर इंफॉर्मेशन किसी की लाइफ या किसी की लिबर्टी के रिलेटेड जाननी है
तो 48 आवर्स 48 घंटों के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। सबसेक्शन 1 क्लियर? गुड। अब हम बात करते हैं इसके सबसेक्शन 2 के बारे में। सबसेक्शन 2 यहाँ पे फ्रेंड्स डीम्ड रिफ्यूजल के बारे में बात करता है। तो डीम्ड रिफ्यूजल कहीं ना कहीं आप इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे। सबसेक्शन 1 में हमने देखा कि 30 डेज के विद इन इंफॉर्मेशन देनी होती है। मान करके चलिए आप लोग CPI हो या हो सकता है आप SPI हो, आपने 30 डेज के विद इन ना पिंकू को यार इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है, ना आपने इंफॉर्मेशन दी, ना आपने कोई रिजेक्शन दिया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया है। अब यहाँ पर 30 डेज पूरे होने के बाद फिर क्या माना जाए? ये माना जाएगा कि इसका मतलब है कि पिंकू की जो एप्लीकेशन थी उसको आपने रिजेक्ट कर दिया, तभी 30 दिन पूरे होने पर उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। तो ये पॉइंट बहुत सिंपल था, समझ गए? डीम्ड रिफ्यूजल का मतलब कि अगर पिंकू को 30 डेज के विद इन कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो ये मान लिया जाएगा कि CPIO या SPIO ने उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया होगा। क्लियर? सबसेक्शन 3 समझते हैं, इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। सबसेक्शन 3 कहता है, जैसे हमने ये समझा था ना कि पिंकू जब एप्लीकेशन देता है तो साथ में RTI की एक प्रिस्क्राइब्ड फीस भी देता है। ये तो हो गई एप्लीकेशन के दौरान इनिशियल फीस जो उसने एप्लीकेशन के साथ में थी। मान करके चलिए बाद में आप देख रहे हो कि फोटोकॉपीज का खर्चा आ गया, या हो सकता है प्रिंट आउट का खर्चा आ गया, या CD DVDs का खर्चा आ गया। आप कह रहे हो ये जो फोटोकॉपी वगैरह करने का खर्चा है हम अपनी जेब से क्यों दें? ये जो एक्स्ट्रा खर्चा हो आप किससे मांगोगे पैसा? हाँ, आप पिंकू से मांगोगे। तो ऐसा केस की बात करी जा रही है अब सबसेक्शन 3 में, जहां पर पिंकू जो एप्लीकेंट है वो ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ एक प्रिस्क्राइब्ड फीस दे चुका है एंड CPIO या SPIO उसको और एडिशनल फीस देने के लिए बोल रहे हैं एक्स्ट्रा चार्जेस के रूप में। तब क्या होगा वो अब हम समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट बोलता है आपको अब क्या करना पड़ेगा, पिंकू को नोटिस देना पड़ेगा। क्या करोगे आप लोग? हाँ, आप पिंकू को नोटिस दे दोगे, उसे बताओगे कि देख भाई तूने ना 50 जो तुमने इंफॉर्मेशन मांगी है उसके 50 पेजेस की कॉपी मतलब हमने प्रिंट आउट करवाए हैं, पर पेज 2 रुपीज के हैं, तो तेरे को 100 रुपीज देने पड़ेंगे। तो ये जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा आप उसको नोटिस दे करके बताओगे कि एक्स्ट्रा 100 रुपीज दीजिए। समझ गए फ्रेंड्स? अच्छा, एक इसमें बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर जो SPIO है उसने फी डिमांड लेटर भेजा है, उसने क्या करा है? फी डिमांड लेटर भेजा है, और जो एप्लीकेंट पिंकू है उसने फीस डिपॉजिट कर दी है। तो जब SPIO ने डिमांड लेटर भेजा और जब एप्लीकेंट ने जो फीस डिपॉजिट करी, वो जो दिन है ना, वो दिन 30 डेज जो हम बात कर रहे थे ना, 30 डेज में काउंट नहीं होंगे। ध्यान से सुनना एग्जाम्पल। अब पिंकू ने आपको एप्लीकेशन दी 1 जून को। कब दी? 1 जून को। आपने पिंकू को जो SPIO है डिमांड लेटर भेजा, फी डिमांड लेटर भेजा 10 जून को। पिंकू ने आपको फीस दी 20 जून को। आपने डिमांड लेटर कब भेजा जल्दी बताओ? 10 जून को। पिंकू ने फीस कब दी? 20 जून को। तो 10 जून से लेकर के 20 जून, ये जो 10 दिन है ना, ये आप 30 डेज वाली लिमिट में काउंट नहीं करोगे। क्लियर हुई ये बात भी? अब हम यहाँ पर इसका ही एक और नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। B पॉइंट यहाँ पर ये कहता है, अगर मान लीजिए आपने पिंकू को बोला एक्स्ट्रा 100 रुपीज का खर्चा है, पिंकू कहता है चल अफोर्डेबल है, ये लो 100 रुपीज। मान लीजिए फ्रेंड्स आपने बोला 1000 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चा है, पिंकू बोलेगा भाई दिमाग खराब है आपका, मतलब पिंकू को इतना एक्स्ट्रा खर्चा, ना 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 ना, इतना खर्चा नहीं मैं दूंगा। या फिर पिंकू को लगता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो बहुत ही गलत से फॉर्मेट में दी है, पिंकू अपील करना चाहता है। क्या अपील कर सकता है? यस, कर सकता है। यहाँ पर ना फ्रेंड्स देखो, जब एक पॉइंट ये भी याद रखना, जब आपने पिंकू को बोला पिंकू
एक्स्ट्रा 1000 रुपीज का खर्चा है, लेकिन अगर तेरे को लगता है कि ये ज्यादा खर्चा है, तो हमारी इस बात से सहमत नहीं है, अग्री नहीं करता है, तो आप साथ में उसको ये भी बताओगे कि तुम्हारे पास अपील करने का भी राइट है। ये एक अथॉरिटी है जिसके पास तुम अपील कर सकते हो। ये अपील करने का प्रोसेस है, इस टाइम के विद इन तुम अपील कर सकते हो। ये भी आप ही का फर्ज है एप्लीकेंट को बताने का। समझे ये बात भी आप अच्छे से? सो आई होप आप सेक्शन 7 के सब सेक्शन 2 एंड 3 को भी अच्छे से समझ गए। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं इसके सबसेक्शन 4 के बारे में। सबसेक्शन 4 में बात करते हैं जो सेंसरली डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, मतलब या तो वो देख नहीं सकते हैं या फिर वो सुन नहीं सकते हैं, इस तरह के लोगों के लिए मतलब बात करेगी सबसेक्शन 4 में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टॉमू है और वो ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता है, तो मतलब वो डिसेबल्ड पर्सन माना गया यहाँ पर, ठीक है उसको। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, जो भी सीपीआईओ है या जो भी एसपीआईओ है, उसका ये मतलब काम रहेगा कि वो उस पर्सन को इंफॉर्मेशन पढ़ करके सुनाए, क्योंकि वो खुद तो देख नहीं सकता, या वो उसको इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो वो उसके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, जिससे वो इंफॉर्मेशन उसको मिल सके। तो इन शॉर्ट यहाँ पे यही बोला गया है कि जो भी सेंसरली डिसेबल पर्सन हैं, वो इंफॉर्मेशन अगर चाह रहे हैं तो इनको इंफॉर्मेशन तो मिलेगी, लेकिन अब ये एसपीआईओ और सीपीआईओ की ही जिम्मेवारी होती है कि वो कैसे इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि वो उस इंफॉर्मेशन का यूज कर सके। ठीक। सबसेक्शन 5 बात करता है कि जो भी एप्लीकेंट है, चाहे वो पिंकू टिंकू चिंकू कोई भी है, जो भी एप्लीकेंट है, अगर उनको इंफॉर्मेशन चाहिए प्रिंटेड फॉर्म में, मतलब फोटोकॉपीज, प्रिंट आउट्स, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सीडीज डीवीडीज, जो भी चार्जेबल मीडिया है, ठीक, अगर उनको इंफॉर्मेशन चाहिए देन कहते कि उसको जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो देनी ही पड़ेगी एप्लीकेंट को। यहाँ पर कहते जो भी एप्लीकेशन फीस है जो सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 में बताई गई है वो उसके तहत देनी होती है। मतलब एप्लीकेशन फीस सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के तहत एप्लीकेंट देता है, और जो इंफॉर्मेशन की फीस है वो ये सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 5 के तहत देनी होती है। ठीक, तो ये तो मतलब हम जानते हैं कि एप्लीकेशन के साथ भी बंदा फीस देता है। अगर उसको इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंटेड फॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में चाहिए जिसका खर्चा पड़ रहा है, अगर प्रिंटेड फॉर्म में कोई बंदा ले रहा है इंफॉर्मेशन तो नो डाउट फोटो कॉपीज प्रिंट आउट का खर्चा आएगा। अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन ले रहा है तो नो डाउट वहां पर देखो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर मैं बात करूं पीडीएफ की तो क्या खर्चा, लेकिन मैं बोल रही हूँ चार्जेबल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सीडी चाहिए आपको, पेन ड्राइव में चाहिए, डीवीडीज में चाहिए तो खर्चा आएगा ना। तो अगर इंफॉर्मेशन आपको इस तरह के फॉर्म्स में चाहिए तो फिर भी आपको फीस देनी पड़ती है। लेकिन अगर कहते हैं आप बीपीएल की कैटेगरी में आते हो, मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में अगर आप आते हो तब फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, तब फ्री में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बट बीपीएल ऐसे नहीं कि पिंकू जाके कहे मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं बिलो पॉवर्टी लाइन में आता हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन फ्री में दे दीजिए, और आप उसकी बात में यकीन करते हुए इन्फॉर्मेशन फ्री में दोगे। नहीं, सबूत मांगा जाएगा, मतलब कि पिंकू को फिर ये प्रूव करके बताना पड़ेगा कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है। ठीक है, उसको वो सारे सबूत सामने रखने पड़ेंगे, तभी इंफॉर्मेशन फ्री में मिलेगी। तो सबको सबसेक्शन 5 भी क्लियर हो गया। बात करते हैं सबसेक्शन 6 के बारे में। यहाँ पर कहते हैं जो भी पब्लिक अथॉरिटी है, मतलब जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, हम लोगों ने ये बात समझी थी सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 में कि आपको एक टाइम लिमिट दिया गया है, आपको उस टाइम लिमिट के विद इन इंफॉर्मेशन देनी होती है। अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं देते हो तो यहाँ पर एप्लीकेंट को फ्री में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो इंफॉर्मेशन है 30 डेज के अंदर देनी थी, वो आपने 30 डेज के अंदर नहीं दी है, आप 31 डे पे दे रहे हो, तो भैया फिर आपको वो आपको फ्री में देनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन। अगर लाइफ एंड लिबर्टी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी 48 आवर्स में देने को बोला गया था, लेकिन आप 48 आवर्स में नहीं दे रहे हो, उसके बाद में अगर इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो कहते फिर वो फ्री में देनी पड़ेगी, फिर वो बंदा आपको फीस नहीं देगा। तो ये बात याद रखना। क्लियर? तो ये वाले सबसेक्शंस भी क्लियर हो गए। गुड।
आपको इसी के साथ याद दिला दूं, अगर आपको इस ऐप के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अब ना हम बात करते हैं सबसेक्शन 7 के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर बात करी गई है थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। मतलब इसमें थर्ड पार्टी कहाँ से आ गई यार? अब सुनो मेरी बात। जस्ट इमेजिन कि आप कौन हो? आप ना फ्रेंड्स एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हो। अब मैंने आपको क्या बना दिया है? हाँ जी, आप एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हो। आप हो तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट के जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास में है। किसके पास में है? हाँ जी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास है। पिंकू जो है आपके उस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना चाहता है। अब मान के चलो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मैं हूँ। पिंकू मुझे एप्लीकेशन देता है, मैं उसके एप्लीकेशन रिसीव करती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि यार ये जो इंफॉर्मेशन है ये तो आप जो कॉन्ट्रैक्टर हो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड है। नो डाउट मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही हूँ बंदा और हमारे डिपार्टमेंट के पास वो कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन पड़ी है, लेकिन क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन है वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की है, यहाँ पर आपको वो थर्ड पार्टी माना गया है। तो यहाँ क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको नोटिस भेजूंगी कि देखिए हमको क्या है, आपके कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है ऐसे एक एप्लीकेंट को प्रोवाइड करनी है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके इसमें क्या राय है। क्या आप कुछ ऑब्जेक्शन तो नहीं है आपको, या आप क्या कहते हो वो बता दीजिए। अब आप बताओगे मुझे कि आप क्या चाहते हो। अब आपकी जो भी बात होगी उस बात को कंसिडर करने के बाद ही जो भी सीपीआई होगा या जो भी एसपीआई होगा वो ये डिसाइड करेगा, वो ये फाइनल डिसीजन लेगा कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स की जो इंफॉर्मेशन है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास में पड़ी है, वो जो एप्लीकेंट पिंकू है इसको वो इंफॉर्मेशन दी जाए या नहीं। तो मतलब कि अगर एक कंसर्न डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन तो है लेकिन वो इंफॉर्मेशन किसी और थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, तो फिर यहाँ पे सीपीआई या एसपीआई को उस थर्ड पार्टी से पहले कंसर्न करना पड़ता है। उसके साथ करेगी बात के बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि एप्लीकेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए या फिर नहीं। समझ गए ये पॉइंट? बात करते हैं सबसेक्शन 8 के बारे में। अगर मैं सीपीआईओ हूँ या मैं एसपीआईओ हूँ, मैंने क्या करा है, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। पिंकू की आईडी एप्लीकेशन रिजेक्ट करी है, तो अब मैं क्या करूँगी? यहाँ पर मुझे 3 काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, सबसे पहले तो मैं रीजन कारण बताऊंगी पिंकू को कि उसकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट करी है। क्या सेक्शन 8 के तहत एग्जाम्प्ट था इसीलिए? क्या इंफॉर्मेशन ही हमारे पास अवेलेबल नहीं थी इसीलिए? क्या सेक्शन 9 अप्लाई हो रहा है यहाँ पर इसीलिए? क्या कारण क्या है, रीजन क्या है? पिंकू जानना चाहता है क्यों रिजेक्ट करी एप्लीकेशन, कारण बताना पड़ेगा। साथ ही साथ दूसरी बात, मुझे अब पिंकू को ये भी बताना पड़ेगा कि देखो मैंने तो तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, अगर तुम अपील करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं यहाँ पर अब पिंकू को ये बताऊंगी कि वो कहाँ अपील कर सकता है, कौन सी अथॉरिटी के पास, क्या प्रोसेस रहेगा, कितने दिन के विदिन वो अपील कर सकता है, ये सब बताना भी सीपीआईओ और एसपीआईओ का फर्ज बनता है। तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, अगर एक सीपीआईओ या एसपीआईओ किसी एप्लीकेंट की एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है तो वो कौन सी 3 बातें हैं जो करेगा? नंबर 1, यस वो रीजन बताएगा। नंबर 2, वो बताएगा कि अपील कहाँ कर सकते हो, कितने दिन में कर सकते हो। नंबर 3, कौन सी अथॉरिटी और किस प्रोसेस के साथ अपील कर सकते हो, ये सब बताना पड़ेगा। क्लियर? लास्ट सबसेक्शन 9 अब क्या बात करता है? वो कहता है कि जो इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट को दी जाती है ना, उसका फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्मेट में एक एप्लीकेंट को इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आपको क्या लगता है, अगर पिंकू ने फ्रेंड्स आपसे इंफॉर्मेशन मांगी है तो आप उसको कौन से फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन देना चाहोगे? जिस फॉर्मेट में पिंकू आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा उसी फॉर्मेट में। अगर आपको पिंकू बोलता है इसको प्रिंट आउट फॉर्म में चाहिए तो आप प्रिंट आउट फॉर्म में दोगे। अगर पिंकू कहता है पेन ड्राइव में प्रोवाइड करिए इंफॉर्मेशन तो आप पेन ड्राइव में दोगे। वो बोलता है सीडी में दीजिए इंफॉर्मेशन तो आप सीडी में दोगे। लेकिन एक्सेप्शनल केस भी है,
मान लीजिए पिंकू कहता है कि मुझे ये जो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए ना, ये ना मुझे आप पीडीएफ फॉर्म में दीजिए। आपने कहा ठीक है। आप देख रहे हो 50,000 पेज का पीडीएफ बन रहा है। आपने पिंकू को बोला सॉरी, फॉर्मेट चेंज करते हैं भाई, तो चेंज कर सकते हो। मतलब अगर आपको लग रहा है कि उसने जो फॉर्मेट की डिमांड करी है वो शायद पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तब आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। अदरवाइज जो फॉर्मेट एप्लीकेंट बोलता है उसी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन देनी होती है। क्लियर ये पॉइंट भी? सो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।